कभी सोचा है कि हमारा स्मार्टफोन वो सिर्फ फोन नहीं, एक तरह का जासूस भी हो सकता है? आजकल ये हम सबके साथ हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल। टेक्नोलॉजी हमें जोड़ती तो है, पर अनजाने में हम एक सौदा कर रहे हैं। सौदा? हाँ। कैसा सौदा? ये सुविधा का सौदा है, जैसे मोबाइल कॉल्स, इंटरनेट सेवाएं। इनके बदले में कंपनियां और हाँ सरकारें भी हमारी हर डिजिटल गतिविधि पर, हमारे लोकेशन, क्या पसंद है क्या नहीं, सब पर नजर रख रही हैं। और हमें अक्सर पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। तो आज इसी पे जरा गहराई से बात करते हैं। ये जो डेटा निगरानी है, ये डेटा बनता कैसे है, इस्तेमाल कैसे होता है, इसके खतरे क्या हैं और क्या कुछ किया भी जा सकता है? हमारे पास कुछ जानकारी है इस पर, चलिए देखते हैं। हाँ जरूर। तो सबसे पहले ये डेटा आता कहाँ से है? मतलब सिर्फ ईमेल या गूगल सर्च ही तो नहीं है। सोशल मीडिया, यहाँ तक कि जेब में पड़ा फोन भी लगातार लोकेशन डेटा भेज रहा है। अच्छा। हाँ, और इसमें सिर्फ वो जानकारी नहीं है जो हम जानबूझकर शेयर करते हैं, जैसे कोई पोस्ट डाल दी। एक और चीज है मेटा डेटा। मेटा डेटा ये क्या होता है? मेटा डेटा मतलब डेटा के बारे में डेटा। अच्छा। जैसे आपने कॉल पर क्या बात की, वो तो कंटेंट हो गया। हाँ। लेकिन किसने किसको फोन किया, कब किया, कितनी देर बात हुई, ये सब मेटा डेटा है। और ये मेटा डेटा कितना कुछ बता सकता है? ओ बहुत कुछ, कमाल की जानकारी निकल सकती है इससे। हमारे रिश्ते, हमारी आदतें, कहाँ जाते हैं, कब सोते हैं, यहाँ तक कि सेहत के बारे में भी अंदाजा लग सकता है। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी थी इस पर। बाप रे। और बात यह है कि पहले जासूसी करना महंगा काम था, हर एक पर नजर रखना मुमकिन नहीं था। हाँ सही बात है। पर अब टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो गई है कि बड़े पैमाने पर निगरानी, जिसे मैस सर्वेलेंस कहते हैं, वो बिल्कुल आसान हो गई है। मतलब हर एक पर नजर रखी जा सकती है और रखी जा रही है। और ये सब छिपकर होता होगा? अक्सर। हाँ। बिल्कुल छुपा हुआ। जैसे क्या आपको पता है कि आपका ई रीडर जैसे किंडल ये ट्रैक कर सकता है कि आप कौन सा पन्ना कितनी देर पढ़ रहे हैं? नहीं तो। या फेसबुक उन लोगों का भी डेटा इकट्ठा करता है जो फेसबुक पर है ही नहीं। ये एक पुराना विचार है जेरेमी बेंथम का, पेनोप्टिकॉन। पेनोप्टिकॉन? हाँ, एक ऐसी जेल का डिजाइन जहाँ बीच में एक टावर हो और चारों तरफ कैदियों की कोठरियां। कैदी को ये ना पता चले कि गार्ड उसे देख रहा है या नहीं, पर उसे हमेशा लगे कि उसे देखा जा रहा है। तो मतलब हर समय देखे जाने का एहसास? ये निगरानी का असर है। बिल्कुल। और असल ताकत किसी एक इंसान के डेटा में उतनी नहीं है जितनी सबके डेटा को एक साथ मिलाकर देखने में है। बिग डेटा जैसे कहते हैं? हाँ, बिग डेटा। कंपनियां और सरकारें इस बिग डेटा का विश्लेषण करके हमारे बारे में अनुमान लगाती हैं। जैसे अमेरिका में टारगेट स्टोर का वो मशहूर किस्सा है जहां उन्होंने डेटा से पता लगा लिया था कि एक टीनेज लड़की प्रेग्नेंट है, उसके पिता से भी पहले। अच्छा, ये तो कमाल है। और डरावना भी। हाँ, ये हमारे भविष्य के व्यवहार को समझने की कोशिश है। ये हमें बीते हुए कल में भी झांकने की ताकत देता है और ये हमारे रिश्तों का पूरा नक्शा बना सकता है। जैसे अमेरिका की NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। हाँ, स्नोडेन वाले खुलासे सुने थे। हाँ, तो उनका एक तरीका था हॉप्स विश्लेषण। मतलब आप किससे जुड़े हैं, फिर वो किससे जुड़ा है, ऐसे करके पूरे नेटवर्क का पता लगाना। समझ गया। तो ये कंपनियां क्यों कर रही हैं सब? सिर्फ विज्ञापन के लिए? कॉर्पोरेट निगरानी का एक बड़ा मकसद तो विज्ञापन ही है। एक्सियम जैसी कंपनियां हैं, डेटा ब्रोकर्स, जो हमारी जानकारी खरीदती और बेचती हैं। हम जो ये मुफ्त ऐप और सेवाएं इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ। उनकी कीमत हम अपनी जानकारी दे के चुकाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग और हमारे स्मार्टफोन ने कंपनियों को हमारी जिंदगी और डेटा पर मतलब अभूतपूर्व कंट्रोल दे दिया है। कंट्रोल किस तरह का? इसे एक तरह की डिजिटल समंती व्यवस्था समझिए। हम उनकी जमीन पर मतलब उनके प्लेटफॉर्म पर उनके लिए डेटा उगा रहे हैं। हमारी जानकारी पर उनका हक सा हो गया है। और सरकारें वो पीछे नहीं होंगी? बिल्कुल नहीं। सरकारी निगरानी भी बहुत बड़े पैमाने पर है। NSA के बारे में तो स्नोडेन ने बताया ही। इसके लिए बाकायदा कानूनी आधार भी बनाए गए हैं, जैसे अमेरिका में पेट्रियट एक्ट या फाइजा। लेकिन क्या ये कानून सही है? इन पर सवाल नहीं उठते? बिल्कुल उठते हैं। इनकी व्याख्या कैसे की जाती है, क्या ये संविधान के दायरे में है, ये सब बड़े सवाल हैं। और सरकारें सिर्फ दूसरे देशों की जासूसी नहीं करती, वो अपने ही नागरिकों पर भी नजर रखती हैं और इसके लिए वो हैकिंग तक का इस्तेमाल करती हैं। NSA का एक खास हैकिंग ग्रुप भी है, TAO। तो एक तरफ कंपनियां डाटा जमा कर रही हैं, दूसरी तरफ सरकारें। क्या ये दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं? यही तो असली बात है। ये दोनों अलग नहीं है। कॉर्पोरेट और सरकारी निगरानी में अब एक तरह की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बन गई है। अच्छा, वो कैसे? सरकारें कंपनियों के जमा किए हुए डाटा पर निर्भर करती हैं। जैसे प्रिज्म प्रोग्राम था, जिसमें NSA सीधे गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों के सर्वर से डेटा ले सकती थी। और कंपनियां भी सरकारों के साथ सहयोग करती हैं। जैसे ब्रिटेन का टेम्पोरा प्रोग्राम था, तो डाटा जो है वो इन दोनों के बीच आराम से बहता रहता है। ये तो वाकई चिंता की बात है। इस सब निगरानी के नुकसान क्या है? मतलब आम इंसान पर क्या असर पड़ता है? नुकसान बहुत गंभीर हो सकते हैं। सरकारी निगरानी से भेदभाव हो सकता है, लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, हमारी बोलने की, सोचने की आजादी वो कम हो सकती है। ये सीधे सीधे लोकतंत्र के लिए खतरा है। और कंपनियों की निगरानी से? कॉर्पोरेट निगरानी हमें अदृश्य तरीकों से बांट देती है, हमें अलग अलग कैटेगरी में डाल देती है और फिर हमें चुपचाप प्रभावित करने की कोशिश करती है, हमारे फैसलों को बदलने की कोशिश करती है बिना हमें बताए। कोई आर्थिक नुकसान भी है इसके? हाँ है। जैसे जब देश नियम बनाते हैं कि नागरिकों का डेटा देश के बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ता है। और वो जो एक तर्क सुनने को मिलता है ना, कौन सा? कि अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो डरने की क्या बात है। हाँ सुना। ये तर्क गोपनीयता या प्राइवेसी के असली मतलब को बहुत कम कर देता है। प्राइवेसी सिर्फ कुछ गलत छुपाना नहीं है, ये एक बुनियादी मानवीय जरूरत है।
अपनी एक पर्सनल स्पेस बनाए रखना, ये तय करना कि हम दुनिया को अपने बारे में क्या और कितना बताना चाहते हैं, ये उसका अधिकार है। सही कहा। और विडंबना यह है कि ये सब अक्सर सुरक्षा के नाम पर किया जाता है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी विडंबना है। इतनी ज्यादा निगरानी असल में हमें ज्यादा सुरक्षित नहीं बनाती। कई बार तो ये इंटरनेट को और कमजोर और असुरक्षित बना देती है। जब सरकारें या कंपनियां सिस्टम में पिछले दरवाजे बनवाती हैं या कमजोरियों का फायदा उठाती हैं, तो वो दरवाजे सिर्फ उनके लिए नहीं खुलते, वो अपराधियों के लिए भी खुल जाते हैं। तो मतलब हम और ज्यादा असुरक्षित हो जाते हैं। हाँ, कई मामलों में तो यही होता है। तो अगर स्थिति इतनी चिंताजनक है तो फिर किया क्या जाए? कोई रास्ता है इससे निकलने का? देखिए, कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जिन पर हमें सोचना होगा, जैसे पारदर्शिता, पता तो चले कि कौन हमारा डेटा ले रहा है और क्यों। जवाबदेही, अगर गलत इस्तेमाल हो तो जिम्मेदारी किसकी होगी। और सबसे जरूरी, डेटा पर व्यक्ति का नियंत्रण। और सरकारों और कंपनियों के लिए कुछ? हाँ, उनके लिए ठोस नीतियां बनाने की जरूरत है। कानून बनाने होंगे जो साफ तौर पर बताएं कि कितना डेटा लिया जा सकता है, कैसे इस्तेमाल हो सकता है और कब तक रखा जा सकता है। सीमाएं तय करनी होंगी। और हम लोग, मतलब आम नागरिक, अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? हम भी कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे तकनीकी स्तर पर बेहतर एन्क्रिप्शन वाले मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करना, अपनी डिवाइस और अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग्स को ध्यान से देखना, उन्हें मजबूत करना। ठीक है। और राजनीतिक रूप से भी हमें जागरूक होना होगा, आवाज उठानी होगी, ऐसे कानूनों की मांग करनी होगी जो हमारी प्राइवेसी की रक्षा करें। यानी सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलना काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी है एक सामूहिक बदलाव। समाज के तौर पर हमें निगरानी और प्राइवेसी के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि डेटा के फायदे तो हैं, पर उसके नुकसान भी हैं, और इन दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए वे सरकारी और कॉर्पोरेट निगरानी के व्यापक प्रभावों पर जोर देते हैं, जो राजनीतिक स्वतंत्रता और न्याय पर निगरानी के असर की पड़ताल करता है। बिल्कुल। यहाँ मुख्य बात यह है कि सरकारी निगरानी, चाहे वो NSA द्वारा हो या FBI द्वारा, सिर्फ महंगी ही नहीं है, बल्कि ये हमारी स्वतंत्रता को गंभीर रूप से सीमित करती है। सीमित करती है? कैसे? देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये डर पैदा करती है, एक तरह का खौफ कि कहीं राजनीतिक विचारों या सामाजिक जुड़ाव के कारण लोगों को, मतलब, निगरानी सूची में न डाल दिया जाए। अच्छा। जैसा कि लॉस एंजलिस के फर्स्ट यूनिटेरियन चर्च के मामले में देखा गया था। 50 और 60 के दशक में FBI ने उन पर नजर रखी। हाँ, वो उदाहरण ध्यान में है। और इसमें डेटा द्वारा आरोप का जिक्र भी है। कार्डिनल रशेलू का वो कथन कि सबसे ईमानदार व्यक्ति के लिखे 6 वाक्यों में भी उसे फांसी देने लायक कुछ मिल सकता है। हाँ, वो बड़ा सटीक है। ये दर्शाता है कि पर्याप्त डेटा होने पर किसी को भी दोषी ठहराया जा सकता है, मतलब कि डेटा को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। व्यापक निगरानी का मतलब है कि हमारे अतीत की हर गतिविधि को बाद में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। खासकर तब जब कानून थोड़े अस्पष्ट हों, है ना, और आतंकवाद जैसे शब्दों का दायरा शायद बढ़ा दिया गया हो। बिल्कुल। ऐसे में राजनीतिक असहमति और सामाजिक बदलाव बाधित होते हैं, क्योंकि लोग डरते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी आज की सामान्य गतिविधियां कल संदेह का कारण बन सकती हैं। ये तो चिंताजनक है। हाँ, कॉर्पोरेट साइड में जो मुख्य चिंता है वो है निगरानी आधारित भेदभाव। मतलब कंपनियां हमारे डेटा का उपयोग हमें वर्गीकृत करने और फिर अलग अलग कीमतें या सेवाएं देने के लिए करती हैं। अच्छा, जैसे? इसको वेबलिनिंग कहा गया है। ये पुरानी रेडलाइनिंग प्रथा का डिजिटल रूप है, जहां कुछ इलाकों को लोन नहीं मिलता था। उदाहरण के लिए ऑर्बिट्स का मामला था, जहां मैक और विंडोज उपयोगकर्ताओं को अलग अलग होटल कीमतें दिखाई जा रही थी। अरे बाप रे। और ये सिर्फ भेदभाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि क्या ये हेरफेर, मैनिपुलेशन तक जाता है? सही कहा, बिल्कुल। कंपनियां हमारे बारे में जो जानती हैं उसका उपयोग हमें प्रभावित करने के लिए कर सकती हैं, चाहे वो विज्ञापनों के जरिए हो या फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर हमारी न्यूज फीड को नियंत्रित करके। फेसबुक वाला कौन सा प्रयोग? स्रोत फेसबुक के आई वोटेड प्रयोग का उदाहरण देते हैं। इससे पता चलता है कि कैसे वो छोटी छोटी चीजें बदलकर चुनावी नतीजों को भी प्रभावित कर सकते हैं। और हाँ, इन सब के ऊपर डेटा उल्लंघनों यानी प्राइवेसी ब्रीच का खतरा तो हमेशा बना ही रहता है। अच्छा, व्यापार प्रतिस्पर्धा, बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस के मुद्दे पर आता है, खासकर निगरानी और एन्क्रिप्शन के संदर्भ में। ये कैसे जुड़ा है? देखिए, इसका सार ये है कि सरकारी निगरानी विशेष रूप से अमेरिकी एजेंसियों द्वारा अमेरिकी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर नुकसान पहुंचा रही है। कैसे? आपको क्लिपर चिप का उदाहरण याद है? सरकार ने एन्क्रिप्शन में बैकडोर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बाजार ने उसे नकार दिया। हाँ, कुछ याद है। अब स्नोडन खुलासों के बाद स्थिति और बिगड़ गई। विदेशी ग्राहक अमेरिकी क्लाउड सेवाओं और उपकरणों पर भरोसा करने से कतरा रहे हैं। उन्हें डर है कि NSA उनका डेटा एक्सेस कर लेगी। यानी निगरानी सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महंगी पड़ रही है। बिल्कुल, कंपनियों की साख गिरती है, व्यापार घटता है। ठीक है, अब गोपनीयता यानी प्राइवेसी की अवधारणा पर गहराई से विचार करता है। ये सिर्फ कुछ छुपाने के बारे में नहीं है ना? हाँ, यही मुख्य तर्क है। गोपनीयता सिर्फ कुछ छिपाने के बारे में नहीं है, ये मानवीय गरिमा और स्वायत्तता के लिए जरूरी है। स्वायत्तता? मतलब ये हमें नियंत्रित करने की शक्ति देती है कि हम दुनिया के सामने खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं। जकरबर्ग का वो एक पहचान वाला विचार मानवीय स्वभाव के विपरीत है। हम अलग अलग संदर्भों में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं, ये सामान्य है। और इसमें अस्थायीता, ephemeral के खो जाने की बात भी है। वो क्या है? हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। पहले हमारी बातचीत, हमारी गलतियां, वो क्षणिक होती थी, समय के साथ भूल जाते थे लोग। हाँ। लेकिन अब डिजिटल रूप में सब कुछ स्थायी रूप से दर्ज हो रहा है, हमेशा के लिए।
ये हमारे भूलने और माफ करने की क्षमता को प्रभावित करता है। और ये तर्क के एल्गोरिदम द्वारा निगरानी प्राइवेट नहीं है? ये भ्रामक है, क्योंकि एल्गोरिदम मनुष्यों द्वारा बनाए और निर्देशित किए जाते हैं और उनके परिणाम अंततः मनुष्यों को ही प्रभावित करते हैं। मशीन कर रही है ये सोचकर निश्चिंत नहीं हो सकते। सही बात। सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, इसका केंद्रीय बिंदु यह है कि सुरक्षा एक संतुलन का कार्य है। हमें देखना होगा कि हम किस चीज से सुरक्षा चाह रहे हैं और उसकी क्या कीमत चुका रहे हैं। मतलब आतंकवाद जैसे दुर्लभ खतरों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करके हम पुलिस की ज्यादती या सरकारी अत्याचार जैसे अन्य शायद ज्यादा वास्तविक जोखिमों को नजरअंदाज कर देते हैं। स्रोत तर्क करते हैं कि आतंकवादियों को खोजने के लिए बड़े पैमाने पर डेटा माइनिंग अप्रभावी है, क्योंकि आतंकवादी हमले बहुत दुर्लभ होते हैं। तो फिर क्या होता है? इससे झूठे सकारात्मक फॉल्स पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब निर्दोष लोग शक के दायरे में आ जाते हैं। ये भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है, जहां आप और भूसा डालते जा रहे हैं, सुई मिलना और मुश्किल हो जाता है। और ये भी कि सुरक्षा के नाम पर एनएसए जैसी एजेंसियां वास्तव में इंटरनेट को कमजोर कर रही हैं। बिल्कुल, यही तो विडंबना है। सुरक्षा खामियों को ठीक करने की बजाय उन्हें जमा करना, उन्हें अपने पास रखना, नोबस जिसे कहते हैं, नोबडी बट अस। हाँ वही, या फिर उत्पादों में बैकडोर डालना और इनक्रिप्शन मानकों को कमजोर करना, ये सभी कार्य असल में इंटरनेट को सबके लिए कम सुरक्षित बनाते हैं। सबके लिए कैसे? क्योंकि अपराधी और अन्य देश भी इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। वो खामियां सिर्फ एनएसए के लिए तो नहीं रहती हैं, ये राष्ट्रीय हितों को भी नुकसान पहुंचाता है, जैसा कि हमने अमेरिका के सहयोगियों के साथ बिगड़े रिश्तों में देखा है। तो मतलब ये हुआ कि इन कमजोरियों को जमा करने का मतलब है कि हम सभी कम सुरक्षित हैं, क्योंकि कोई भी उन्हें स्वतंत्र रूप से खोज सकता है और हम पर हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ जो बुनियादी सिद्धांत हैं उन पर बात करते हैं, जैसे कि भाई एक चुनना पड़ेगा, दूसरा छोड़ना पड़ेगा। पर स्रोत कह रहे हैं कि ये सोच शायद पूरी तरह सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। असल में तो कई बार ये दोनों साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। आप सोचिए, अगर हमारी निजी बातें ही सुरक्षित नहीं, हमारी पहचान का खतरा है, तो क्या हम सच में सुरक्षित हैं? सही बात है। गोपनीयता नहीं होगी तो असुरक्षा का एहसास तो बढ़ेगा ही। और एक और सिद्धांत है जो मुझे काफी दिलचस्प लगा, निगरानी से ज्यादा सुरक्षा पर जोर। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, इसका मतलब ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसे सिस्टम्स, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की जो अपने आप में ज्यादा सुरक्षित हो, भले ही फिर उन पर नजर रखना, मतलब निगरानी करना, थोड़ा मुश्किल ही क्यों ना हो। अच्छा, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो निगरानी को मुश्किल बनाता है पर डेटा सेफ रखता है, वो ज्यादा अच्छा है उस सिस्टम से जो सेफ नहीं है पर जिसकी निगरानी आसान है। समाज के लिए ये बेहतर है। और हाँ, इसके साथ ही पारदर्शिता और एक स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था वो भी उतनी ही जरूरी है, ताकि हम संस्थानों पर भरोसा कर सकें। ठीक है, तो इन बुनियादी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं? यहाँ पारदर्शिता पर काफी जोर दिख रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। एक मुख्य सुझाव यही है कि जो सरकारी निगरानी के कार्यक्रम है उनमें गोपनीयता थोड़ी कम हो और पारदर्शिता ज्यादा। जैसे पुलिस का काम होता है, काफी हद तक पब्लिक स्क्रूटनी में रहता है ना, वैसे ही जो राष्ट्रीय सुरक्षा वाली निगरानी है, उसके नियम क्या है, उसका पैमाना क्या है, ये ज्यादा खुला होना चाहिए। सब कुछ बस गुप्त रखने से बात नहीं बनेगी। और ये पारदर्शिता सिर्फ नाम की ना हो, इसके लिए क्या? उसके लिए चाहिए बेहतर और स्वतंत्र निगरानी। मतलब दोनों लेवल पर, स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी कि भाई नियम कानून सही है या नहीं, और टैक्टिकल लेवल पर भी कि क्या उन नियमों का पालन हो रहा है, और हाँ, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। स्रोत ये भी कहते हैं कि भाई सबकी अंधाधुंध निगरानी, जिसे मास सर्विलांस कहते हैं, उसके जगह जरूरत पड़ने पर टारगेटेड सर्विलांस, मतलब लक्षित निगरानी हो। अच्छा, और वो भी ऐसे ही नहीं, बाकायदा जुडिशियल मंजूरी के बाद। और हाँ, विसल ब्लोअर्स की सुरक्षा, मतलब जो गड़बड़ियों को सामने लाते हैं उनकी सेफ्टी भी जरूरी है। वो भी पारदर्शिता और जवाबदेही का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये तो सरकार की बात हुई। अब आते हैं कॉर्पोरेशंस पर, मतलब कंपनियों के लिए क्या सुझाव है? डेटा लीक की बात हो रही थी। हाँ, एक बहुत अहम सुझाव है कि कंपनियों को डेटा ब्रीच, मतलब डेटा लीक होने पर आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनाया जाए। मतलब फाइन वगैरह। हाँ, अगर उन्हें पता हो कि लापरवाही की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तो वो डेटा सिक्योरिटी को ज्यादा गंभीरता से लेंगी। लेकिन बात सिर्फ लीक रोकने की नहीं है। तो फिर और क्या? डेटा का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और कितना डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, इन दोनों पर नियम होने चाहिए। यहाँ एक शब्द आता है, डाटेनस्पार्समकाइट। डाटेन क्या? डाटेनस्पार्समकाइट, ये जर्मन शब्द है। इसका मतलब है डेटा मितव्ययता। अच्छा, मतलब कम डेटा इकट्ठा करना। हाँ, डेटा बचाने का सिद्धांत। यानी कंपनियां सिर्फ वही डेटा लें जो उनके काम के लिए वाकई जरूरी है, और उसे भी कम से कम समय के लिए रखें। जरूरत से ज्यादा डेटा जमा करना मतलब ज्यादा जोखिम। और हम लोगों के अधिकार, हमारा डेटा, हमारा कंट्रोल। बिल्कुल, लोगों को अपनी डेटा पर पूरा अधिकार मिलना चाहिए। उसे देखने का अधिकार, उसमें गलती हो तो सुधारने का अधिकार, और उसे डिलीट करवाने का अधिकार। राइट टू बी फॉरगॉटन। हाँ, वही, भूल जाने का अधिकार। ये अधिकार यूजर को ज्यादा ताकत देते हैं ना। अब आते हैं हम सब पर, मतलब आम नागरिक क्या कर सकते हैं? क्या हमारे हाथ में भी कुछ है? हाँ, कुछ तकनीकी चीजें तो हैं ही, जैसे इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करना, ताकि हमारी बातचीत, हमारा डेटा कोई और ना पढ़ सके। जैसे व्हाट्सएप में होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। हाँ, उसी तरह का। या फिर टॉर जैसे गुमनामी वाले टूल इस्तेमाल करना, जो हमारी ऑनलाइन पहचान छिपाने में मदद करते हैं। या ब्राउजर में प्लगइन लगा लिए जो वेबसाइट्स को ट्रैक करने से रोकते हैं। एक और तरीका बताया है, ऑब्फस्केशन। ये क्या चीज है? ऑब्फस्केशन, हाँ, इसका मतलब है जानकारी को जानबूझकर थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाना। उसमें थोड़ा शोर डाल देना ताकि असली पैटर्न या जानकारी छिप जाए। मतलब कैसे? जैसे
ट्रैकिंग सिस्टम को धोखा देने के लिए थोड़ी गलत जानकारी दे दी, या दोस्तों के साथ मिलकर लॉयल्टी कार्ड अदल बदल कर इस्तेमाल कर लिए। ये छोटे छोटे तरीके हैं एक तरह से प्रतिरोध के। लेकिन क्या सिर्फ ये तकनीकी जुगाड़ काफी है? नहीं, स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं कि ये काफी नहीं है। टेक सॉल्यूशंस अपनी जगह जरूरी हैं, पर असली और जो टिकाऊ बदलाव आएगा वो तो राजनीतिक स्तर पर आवाज उठाने से आएगा। नीतियों में बदलाव लाना जरूरी है। अकेले अकेले कोशिश करना ठीक है, पर जब लोग मिलकर संगठित होकर बदलाव मांगते हैं तो उसका असर कहीं ज्यादा होता है। इन स्रोतों में एक और बहुत जरूरी बात उठाई गई है, डर की भूमिका, खासकर आतंकवाद का डर। ये कैसे हमें ज्यादा निगरानी मानने पर मजबूर कर देता है? हाँ, ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। जब डर का माहौल होता है तो हम सुरक्षा के नाम पर अपनी आजादी, अपनी प्राइवेसी, उसको कुर्बान करने के लिए ज्यादा तैयार हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। तर्क से सोचना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम डर के आधार पर फैसले ना लें, और डिजिटल युग में गोपनीयता का सही मतलब क्या है, उसकी अहमियत क्या है, इसे दोबारा समझें और उस पर जोर दें। ये कोई लग्जरी चीज नहीं है, ये एक बुनियादी अधिकार है। तो कुल मिलाके अगर हम सार देखें तो इन स्रोतों से ये समझ आता है कि भाई सुरक्षा और गोपनीयता ये दुश्मन नहीं है, ये साथ चल सकते हैं, बल्कि चलने चाहिए। हाँ, सरकारी कामों में ज्यादा पारदर्शिता और स्वतंत्र निगरानी जरूरी है। कंपनियों को डेटा को लेकर ज्यादा जिम्मेदार बनना होगा। हमें आम लोगों को अपने डेटा पर अधिकार चाहिए। बिल्कुल। हम खुद भी तकनीकी बचाव अपना सकते हैं, पर साथ ही राजनीतिक रूप से आवाज उठाना भी जरूरी है। और शायद सबसे जरूरी, डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सही कहा। और एक दिलचस्प बात जो इन सब चर्चाओं से निकलती है वो ये है कि ये मसला कोई एक तरफा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार ठीक कर दे, या सिर्फ कंपनियां, या सिर्फ हम लोग। ये तीनों जुड़े हुए हैं, सरकार, कंपनियां और हम नागरिक। सबको अपनी भूमिका निभानी होगी, और ये एक लगातार चलने वाली बहस है। हमें एक जागरूक समाज के तौर पर इन मुद्दों पर सोचते रहना होगा, अपडेटेड रहना होगा। तो उम्मीद है कि इस चर्चा से इन काफी जटिल मुद्दों को समझने में कुछ मदद मिली होगी। सुनने वालों के क्या विचार हैं इस पर? क्या ये जानकारी उपयोगी लगी? हमें जरूर बताएं कि हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं।